चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। देखिए यहाँ पे कल हम लोग जो लास्ट टाइम में बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसके बारे में, इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में ना। हम लोगों ने कहा था कि एंटीजन से प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जो प्रोटेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड किया है उसमें क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी मैंने आपको बताया हुआ था कि फिजिकल बैरियर होता है ना, उसके बाद आपका केमिकल होता है, फिर क्या होता है आपका बायोलॉजिकल होता है। ये बायोलॉजिकल वाला जो सिस्टम है आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे कौन कौन से नेचर ने हमें जो प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी वजह से जो बाहर से आपके एंटीजन्स आते हैं, एंटीजन मतलब क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, या फिर आपके जो और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे क्या करता है कि हमारी बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये तो बात हम लोगों ने देखा था इनेट में। हम लोगों ने देखा था इनेट में आपका फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर हम लोगों ने क्या बात किया था, स्किन के बारे में बात किया था, नोज हेयर के बारे में बात किया हुआ था, और उसके बारे में इसके बारे में बात किए थे आपका म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बात किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ केमिकल्स होते हैं और आज बहुत सारे सेल्स हैं ना, जैसे आपका आरबीसी हो गया, आपका प्लेटलेट्स हो गया, मार्ट सेल हो गया ना, मोनोसाइट हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा, न्यूक्लियोफिल्स हो जाएंगे, इसिनोफिल्स हो जाएंगे। ये क्या ह्यूमन थोड़ी बनाता है, ये सब क्या होता है, ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है ना। ये नेचर के बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाय बर्थ मिला हुआ है, और ये अपने अपने तरीके से जो बाहर से एंटीजन्स आते हैं, मतलब वायरस और बैक्टीरिया आते हैं, उनसे क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग देखिए, वो तो हम लोगों ने कहानी काफी लंबी चौड़ी कहानी थी, वो हम लोगों ने देखा हुआ है। आज हम लोग इंटरेस्टिंग बात देखने जा रहे हैं, ब्लड सेल डिफरेंशिएशन। क्या लिखा है, ब्लड सेल डिफरेंशिएशन। और आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसका मतलब क्या रहा है, स्टेम सेल आपकी एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है ना। मतलब ये वाली आपकी जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, आप देखिए ये क्या हुआ जब डिवाइड हुई है, तो आप देखिए दो इंपॉर्टेंट डिवाइड हुआ है। हम लोग पूरे इम्यूनोलॉजी इसी के बारे में बात करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ना आप बी सेल के बारे में जान पाएंगे, न टी सेल के बारे में जान पाएंगे, न बी सेल टी सेल का जो एक्टिवेशन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं जान पाए कैसे होता है, इम्यूनोलॉजी आदि आपकी बेकार है, आप कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपका ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, माइलोइड प्रोजेनेटर सेल, ध्यान दीजिएगा। और इसे क्या बोलेंगे, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। माइलोइड जो प्रोजेनेटर सेल होता है ये फर्दर डिवाइड होगी, जब फर्दर डिवाइड होगी तो चार इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड होगी ना। ये क्या हो जाएगा आपका आरबीसी, आप ब्लड पढ़ते हैं ना, ब्लड में आपने देखा होगा ना, ब्लड में क्या हो जाएगा आपका आरबीसी हो जाएगा, फिर क्या हो जाता है आपका प्लेटलेट्स हो जाता है, आप लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट, इसे क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। आप लोग जानते हैं प्लेटलेट्स के क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मार्ट सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कल आपको याद हो तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि दो इंपॉर्टेंट सेल ना, दो इंपॉर्टेंट सेल, एक मार्ट सेल और दूसरा आपको बता रहे थे कि बेसोफिल सेल है, ये वाला सेल। हमने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट सेल होती है, मार्ट सेल और बेसोफिल सेल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। ये क्या करती है, एलर्जी कॉज करती है। तो मतलब आपको कल बता रहे थे फाइगोसाइटोसिस। भाई अगर कोई एंटीजन बाहर से आया, मान लीजिए वायरस आया, बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया, बाहर से आया हुआ है, तो ये जो सारी सेल्स है कैसे उनको रोकती है, कैसे उनको मारती है, मारने का उनका कोई तरीका होगा। तो जैसे इसमें बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे बाहर से वायरस आया, बैक्टीरिया आया, उनको क्या पकड़ेंगे, वो खा जाएंगे, है ना। तो खा जाएंगे, जैसे मान लो कोई भी सेल है, मान लीजिए हम किसी बात कर लेते हैं, मोनोसाइट्स की बात कर लेंगे, ठीक है, ये या हम मैक्रोफेजेस की बात कर लेते हैं। ये सारी सेल्स क्या होती है, जो बाहर से आपका एंटीजन आएगा उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ के करेंगे, खा जाएंगी। जब खा जाती है तो कोई भी सेल जिसके अंदर खाने वाली प्रॉपर्टी हो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फाइगोसाइटोसिस। और एक और होता है ड्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कुछ अभी सेल्स और हम आपको बताएंगे। ड्रिंकिंग मतलब वो क्या करेंगी, जो बाहर से एंटीजन आते हैं उनको पी जाएंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। तो अगर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइगोसाइटोसिस, और अगर उनको पी जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। एक बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जितनी सारी सेल हैं ये सब जो बाहर से एंटीजन आया उनको खा ही रही है या फिर पी ही रही है। कुछ क्या होते हैं, एलर्जी कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट सेल, मार्ट सेल और बेसोफिल सेल ना। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे आपका ये एलर्जी कॉज करती है, फिर मार्ट सेल और बेसोफिल के अंदर
क्या क्या भरा होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपका ये जो आपका मार्च सेल है, ये क्या होता है, ये आपका नॉन फाइगोसिटिक होती है। इसमें क्या बोलेंगे, नॉन फाइगोसिटिक और नॉन पिनोसिटिक ना, ना ये खाती है एंटीजन को और ना ये पीती है। ये क्या करती है, एलर्जी कॉज करती है। कहते हैं भाई हमें डस्ट से एलर्जी है ना, कहते हैं हमें डस्ट से एलर्जी है, या कहते हैं हमें फूड से, किसी फूड से एलर्जी हो जाती है। मान लो अगर डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट तो हमारे लिए हार्मफुल है ही है ना, तो फिर क्या होता है, जब डस्ट हमारे लिए हार्मफुल है तो फिर हम जब डस्ट में जाएंगे तो तुरंत क्या होगा, हमें एलर्जी कॉज हो जाएगी, तो हम ऑटोमेटिक भाग आएंगे। तो जब ऑटोमेटिक भाग आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरी कल हम लोग बात कर रहे थे, स्नीजिंग की बात कर रहे थे ना, कफ की बात कर रहे थे, वोमिटिंग की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, स्नीजिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वायरस जो है या कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर गया है ना, जब एंट्री हो गया, जब हम स्नीजिंग जब छीन लेते हैं, वो क्या होता है, जो वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर गया होता है वो क्या होता है, बाहर निकल आता है ना, तो वो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा। वोमिटिंग की हम लोग कल बात कर रहे थे, वोमिटिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई ऐसा डाइट ले लें जो कंटामिनेंट हो, मतलब जिसमें वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा रहे हो, या फिर हम कोई ऐसा फूड ले ले जो क्या हो आपका, ये कह सकते हैं कि पहले से रखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए कल खाना बना हुआ उसको हम आज खा लें, वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। जब वोमिटिंग होती है क्या होता है, पूरा पूरा लेके अंदर से वो बाहर आ जाता है ना, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इनेट इम्यूनिटी क्या हो जाता है, आपका एक पार्ट हो जाता है। फिर से कब की हम लोग बात कर रहे थे, कब में क्या होता है, कब में बना होता है जो अंदर वाले पार्ट, जो अंदर वाले जो ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कह सकते हैं कि जो आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, वो भी क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी पार्ट है। लेकिन वो फाइगोसाइटोसिस वाला काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, पिनोसाइटोसिस वाला काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, सबके अपने अलग अलग काम है। तो सेम बात है, आपका जो मार्च सेल होता है, ये फाइगोसाइटोसिस होता है, ये पिनोसाइटोसिस होता है, ये क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, मतलब स्नीजिंग वगैरह इसकी वजह से क्या होता है, काफी आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आपका जो माइलोइड प्रोजेक्टर है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स बोलेंगे, मार्च सेल, और एक और देखो होता है ना, माइलोब्लास्ट ना, माइलोब्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो माइलोब्लास्ट होता है कि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, माइलोब्लास्ट से क्या बन जाएगा, मोनोसाइट। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, माइलोब्लास्ट से क्या हो जाएगा आपका, मोनोसाइट। और एक बात और ध्यान देना है, ये जो माइक्रोफेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो खाने की जिसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है, माइक्रोफेज की ना। ये मोनोसाइट जब मेच्योर होता है, देखिए ये जब मेच्योर होता है तो क्या बन जाता है, मैक्रोफेज। मतलब ये जो मैक्रोफेज का जो तब बिल्कुल बच्चा वाला पार्ट है, बच्चा वाला पार्ट मतलब क्या हुआ, जैसे अभी जस्ट बना है, जब आपका ये कह सकते हैं कि मैक्रोफेज में जो इमेच्योर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, मोनोसाइट। ये मोनोसाइट जब मेच्योर होती है क्या बन जाती है आपका, ये माइक्रोफेज बन जाती है। और ये जो माइक्रोफेज होता है इसका काम क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस ना, क्या हो जाएगा, फाइगोसाइटोसिस होती है। फाइगोसाइटोसिस मतलब क्या होना, खा जाना ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, फाइगोसाइटोसिस हो जाएगी ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, इससे खाने वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइलोब्लास्ट जो है ये क्या होगा, मोनोसाइट में होगा। ये मोनोसाइट क्या होगा, मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये फाइगोसाइटोसिस में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बेसोफिल। अभी मैंने आपको बताया बेसोफिल किसका काम हो जाता है, आपका मार्च वाला काम हो जाता है, जिसके बारे में पता है। बेसोफिल और मार्च किसके लिए हो जाएगा आपका, एलर्जी के लिए हो जाता है। उसके बाद में मीनिंग और आप देखिए न्यूट्रोफिल और स्नोफिल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना। तो ये न्यूट्रोफिल और स्नोफिल जो होती है ये क्या होती है, आपका फाइगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ क्या होते हैं, वायरस बैक्टीरिया खाते हैं, और कुछ क्या होते हैं जैसे प्लेटी हेलमिंट वगैरह होते हैं ना, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लेटी हेलमिंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोटोजोआ वगैरह नाम सुना होगा, उसको क्या करते हैं, ये खाते हैं ना। ये न्यूट्रोफिल और स्नोफिल क्या होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए, आपका इनेट इम्यून सिस्टम का आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो क्या करता है, वायरस और बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी वाली बात है कि ये जितना जो पूरा पार्ट है, ये पूरे पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो मतलब आपका जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल में आपका पाइलोप्लास्ट प्रिडेटर सेल है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है। ये किसमें आ जाएगा आपका, इनेट ना, क्या हो जाएगा आपका, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, नहीं इनेट इम्यूनिटी जाएगा। ओके, और अगले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि लिम्फॉइड वाला, हम बताएंगे आपको माइलोइड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे ना, माइलोइड के बारे में बताएंगे आपको, लिम्फॉइड के बारे में बताएंगे, डिटेल बताएंगे। तो करेंगे जो माइलोइड और लिम्फॉइड, तो चलो माइलोइड को मान लीजिए क्या हो गया आपका इनेट, और अगर हम लिम्फॉइड की बात करते हैं इसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये जो लिम्फॉइड होता है ये क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट, अगर आपको याद हो, पहला टी लिम्फोसाइट,
फिर क्या हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट, फिर क्या हो जाएगा आपका NK सेल ना। आपको कल याद हो हम लोग बात कर रहे थे टी सेल और बी सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टी सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था बी सेल को, तो बी सेल को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल बोल रहे थे। क्या बोले थे, बी सेल को हम क्या बोले थे, बी सेल को हम बोले थे ह्यूमोरल ना, याद है, याद है, ह्यूमोरल बोले थे। और इसको हम क्या बोले थे, टी सेल को हम क्या बोले थे, सेलुलर रिएक्शन ना, सेलुलर ना, सेलुलर रिएक्शन बात ये थे ना। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, आपका इसे बोलते हैं, बी सेल को हम बोलते हैं ह्यूमोरल और टी सेल को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर बोलते हैं। और बी सेल मैंने आपको बताया था कि बी सेल जो होता है एकमात्र ऐसी सेल होती है पूरी बॉडी में जो क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टी सेल ना। ये बी सेल और टी सेल का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कल आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर डिटेल में आपको बताएंगे, पूरी बकरी में आने वाले लेक्चर में डिटेल रूप से बारे में बात करेंगे। तो बी सेल कैसे काम किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना कि बी सेल क्या हो जाएगा आपका, ये बी सेल हो जाएगा ना, कि बी सेल के ऊपर मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये रिसेप्टर लग जाता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, BCR बोलते हैं ना, ये BCR हो जाएगा। फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंटीजन आकर बाइंड करेगा, एक बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये एंटीजन बाइंड करेगा, फिर एंटीजन क्या हो जाएगा, ये आपका जो रिसेप्टर है इस एंटीजन को नीचे भेज देगा, फिर एंटीजन आएगा, पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीओलिटी होती है। फिर मैंने आपको बताया था इसके पास क्या होता है, MSC होता है ना, MSC आपको बताया था, MSC आपकी एक प्रोटीन होती है जो एंटीजन को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ये जो आपका पार्ट में एंटीजन हुआ है इसको क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है ना। फिर मैंने आपको बोला था इससे पहले क्या हो जाएगा आपका एक टी सेल होता है ना, ये जो टी सेल होता है इसको क्या हो जाएगा आपका रिसेप्टर लगा होता है, इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, TCR ना, इसे हम क्या बोलेंगे, TCR। आप देखिए बी सेल पे जो रिसेप्टर लगा होगा BCR, टी सेल पे जो लगा होगा तो क्या बोलेंगे, TCR बोलेंगे। BCR जो है वो कंप्लीट आपका एंटीजन को बाइंड कर रहा है, लेकिन जो TCR बाइंड कर रहा है वो किसको बाइंड कर रहा है, जो एंटीजन का फ्रेगमेंट पार्ट है, एंटीजन का जो फ्रेगमेंट टुकड़ा वाला पार्ट है उसको कौन आपका बाइंड कर रहा है, आपका TCR बाइंड कर रहा है। मतलब देखिए ये जो TCR है किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसको MSC ने प्रेजेंट किया वो क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है आपका साइटोकाइन वाला होता है ना, ये साइटोकाइन क्या होगा, रिलीज होगा ना, ये साइटोकाइन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब ये साइटोकाइन रिलीज होगा, यहाँ पे क्या होता है आपका एक रिसेप्टर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये वाला आपका जो साइटोकाइन आएगा, साइटोकाइन कहाँ से आ रहा है, टी सेल से आ रहा है। इस साइटोकाइन क्या करेगा, रिसीव करेगा है, कौन कर रहा है, बी सेल रिसीव कर रहा है। जब बी सेल रिसीव करेगा ये आपका जो बी सेल है फर्दर क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना, इसमें डिवाइड हो जाएगी आपका एक मेमोरी सेल और दूसरा इसमें डिवाइड हो जाएगी आपका प्लाज्मा सेल में। मेमोरी सेल में मैंने आपको बताया था कि क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगा ना, क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, नेचुरल इनेट इम्यूनिटी। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने बात किया हुआ था एक्टिव इनेट इम्यूनिटी और पैसिव इनेट इम्यूनिटी, बात किया था ना। तो एडॉप्टिव की बात, ये किसमें आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है किसमें आ जाएगा, ये एडॉप्टिव में आ जाएगा ना, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एडॉप्टिव में आ जाएगा। एडॉप्टिव मैंने आपको बताया था दो तरीके से होता है ना एडॉप्टिव, एक क्या होता है आपका एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पैसिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो ये वाला जो पार्ट है इसका हो जाएगा एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी का क्या हो जाता है, आपका पार्ट हो जाता है। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो कहने का मतलब देखिए सिंपल लैंग्वेज, इसकी लंबी चौड़ी कहानी आपको बताऊंगा, बट जो सिंपल लैंग्वेज समझने वाली बात है यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो बात ये है कि आपका जो टी लिम्फोसाइट होता है, ये टी लिम्फोसाइट किसके लिए काम करेगा, एडॉप्टिव के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी का, ये आपका हो जाएगा एडॉप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा। और देखिए ये जो टी सेल कह रहे हैं, ये टी सेल भी आपका कई तरीके से होती है, इसमें से दो इंपॉर्टेंट होती है टी सेल ना, जो टी सेल होती है आपका दो इंपॉर्टेंट होता है, कई होता है मैं आपको बताऊंगा। एक क्या होता है आपका TH होता है और दूसरा क्या हो जाता है आपका TC होता है। TH जो होता है किसके लिए होता है, एक्सोजीनस एंटीजन के लिए, किसके लिए हो जाएगा, एक्सोजीनस एंटीजन के लिए। और TC किसके लिए हो जाता है आपका एंडोजीनस एंटीजन के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग जो यहाँ पे बी सेल के साथ बी सेल के साथ जो उसको इंक्लूड किए थे आपका टी सेल को, तो वो TH था या TC था, क्या था आपका। अभी हम लोग जो बी सेल के साथ टी सेल इंक्लूड किए हुए थे, टी सेल ही साइटोकाइन रिलीज किया हुआ था, तो जो टी सेल साइटोकाइन को रिलीज किया हुआ था वहां पे आपका TH था या फिर TC था, TH हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये किसको बुला रहा है, ये एक्सोजीनस एंटीजन को बुला रहा है, तो TH क्या हो जाएगा आपका एक्सोजीनस एंटीजन के लिए हो जाएगा और TC क्या हो जाएगा आपका एक्सोजीनस, मतलब जो अंदर सेल है, जो अंदर हमारी कोई सेल जो है करप्ट हो गई है ना, अगर कोई अंदर सेल करप्ट हो गई है उसके लिए कौन लगेगा आपका TC लगेगा।
और जो बाहर से एंटीजन आ रहा हुआ है उसके लिए कौन काम करेगा, आपका टीएच काम करेगा ना। तो आपका टी सेल क्या दो पार्ट हो गए, वैसे तो और भी पार्ट है, हम आप और बात करेंगे, बहुत सारे और पार्ट होते हैं, लेकिन दो क्या हो जाएंगे आपके इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया बी सेल जो होता है, बी सेल क्या होता है, एक मात्र ऐसी सेल होती है जो क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो ये आपका दो हो गया, ये दोनों पार्ट इसमें आ जाएंगे, ये दोनों पार्ट आ जाएंगे आपका एडॉप्टिव इम्यूनिटी में। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा, एडॉप्टिव में एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी ना क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा ना। और फिर आपने आपको एक बात और कहते हैं यंग सेल के बारे में ना, इस यंग सेल के बारे में लोगों ने क्या किया था, कभी बताया हुए थे आप लोगों को, आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस यंग सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। यंग सेल में मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि जो ये एनके सेल होता है ये आपका ध्यान देने वाली बात है, ना ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, पहली बात, ना ये फाइगोसिटी करेगा, ना ये पिनोसिटी करेगा। मतलब जैसे आपका ये सब फाइगोसिटी पिनोसिटी नहीं कर रहा है, वैसे ये भी क्या होता है, जो एनके मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल ना। तो जो नेचुरल किलर सेल होता है वो भी फाइगोसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं करता है। एनके सेल के बारे में मैंने आपको कल बताया हुआ था कि मान लीजिए कोई आपका सेल है ना हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल है वो क्या हो गया है, करप्ट हो गया है। तो अगर कोई सेल जो है अगर वो करप्ट हो गया है तो ये मतलब क्या हो गया, अब ये ऐसा करप्ट हो गया है कि इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मतलब रिपेयर मतलब क्या होता है, जैसे मान हमारा लैपटॉप है और हमारा लैपटॉप पूरी तरीके से क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। जब लैपटॉप हमारा पूरी पहले तो हमारा लैपटॉप खराब हो तो बनवाने की कोशिश करेंगे, है नहीं, जब बन जाएगा तो उसमें क्या बोलेंगे, रिपेयरिंग बोलेंगे। अगर नहीं बनेगा एकदम करप्ट हो गया है तो क्या करेंगे, फेंक देंगे, है ना, फेंक देंगे या फिर लोग क्या कर देंगे, फिर से फेंकने मतलब ये क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में निकाल देंगे और निकालो क्या करेंगे, दूसरे में लगा देंगे या फिर कोई दूसरा काम करा देंगे, मतलब क्या करेंगे उसको हटा ही देंगे। तो सेम बात है कि आपका जो आपका ये सेल है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, अगर ये डैमेज हो गई है, ऐसा डैमेज हुई है कि इसका रिपेयरिंग हो सके तो कर लेते हैं। अगर रिपेयरिंग नहीं हो पाती है तो क्या होता है, ये जो आपका इसे क्या बोलते हैं, टारगेट सेल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे आप, टारगेट सेल। अभी इसे आपको लिखवाऊंगा डिटेल में, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझिए, समझने के बाद इसको आपको डिटेल कराएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका टारगेट सेल ना। ये जो टारगेट सेल होता है मतलब ये ऐसी सेल हो गई है हमारे बॉडी के अंदर जो अब पूरी तरीके से क्या हो गई, करप्ट हो गई है। मतलब अगर ये हमारे बॉडी के अंदर रहेगी तो क्या करेगी, सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाएगी और कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसी को क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था ये क्या होता है आपका एनके सेल। एनके सेल मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल। क्या नाम हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल। इससे लंबी चौड़ी कहानी है, हम लोग बात देखेंगे। ये नेचुरल किलर सेल होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका ये वाला जो होता है ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहने का आपकी जो टारगेट सेल है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अभी 20 सेल था वहाँ पे, यहाँ पे 20, अभी देखे थे आप यहाँ पे 20 सेल था, उसको क्या था, 30 सेल था। यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे आपका आ गया है टारगेट सेल, जिसको फिर क्या करना है, किल करना है। और यहाँ पे क्या गया है आपका एनके सेल। तो ये एनके सेल क्या होगा, एक्टिवेट होगी। जब एनके सेल एक्टिवेट होगा तो मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट आपके एंजाइम रिलीज करता है। क्या करेगा, टू इंपॉर्टेंट एंजाइम, उसे क्या बोलते हैं, परफोरिन, परफोरिन, परफोरिन। और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेंजाइम। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेंजाइम। ग्रेंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, ठीक है। और ये ग्रेंजाइम हम 2-3 जगह यूज करेंगे। तो एक यूज कहाँ जाएगा, एक यूज आ जाएगा आपका एनके सेल में जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था कि टीएच सेल में क्या भरा हुआ था, टीएच सेल में आपका भरा हुआ था क्या, टीएच सेल में आपका भरा हुआ था साइटोकाइन। वैसे एनके सेल में क्या होगा, परफोरिन और क्या हो जाएगा आपका ग्रेंजाइम हो जाएगा ना, परफोरिन और ग्रेंजाइम हो जाएगा। फिर ये परफोरिन और ग्रेंजाइम, परफोरिन मतलब क्या करेगा, पोर का फॉर्मेशन करेगा ना, मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें मेम्ब्रेन क्या कर देगा, पोर का फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो ग्रेंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके अंदर प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है। ग्रेंजाइम की जो सबसे बड़ी बात होती है क्या होती है, प्रोटियोलिटिक ना, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी सब समझ आ रहा है, एक्टिविटी, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी मतलब समझ आ रहा है। प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी का मतलब होता है ये क्या करेगा, प्रोटीन को, जो भी प्रोटीन होगी उसको क्या करता है, लिटिक मतलब क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी सेल होगी तो क्या वो बिना प्रोटीन की बनी होगी। इस सेल के अंदर क्या होगा, साइटोस्केलेटन होगा। साइटोस्केलेटन प्रोटीन आप लोग जानते हैं, तो आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। तो करेंगे जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है, इस साइटोस्केलेटन प्रोटीन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो होती है हम कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क होती है, मतलब किसी भी सेल का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब समझो क्या है, जैसे हमारे संरचना, ढांचा जिसे बोल सकते हैं ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी बोन्स है, अगर हम अपनी बॉडी के बोन्स को क्या करते हैं, तोड़
अगर अपनी बॉडी के बोन्स को तोड़ देंगे कुछ बचेगा क्या? तो कुछ नहीं बचेगा ना। बोन टूट जाएगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। सेम बात क्या होगा कि जो आपका ग्रेनजाइम होती है, फर्स्ट बोन क्या करेगा, इसको फोर बनाएगा और ग्रेनजाइम क्या होगा, इसके अंदर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद इसकी जो आपके प्रोटीन होती है उनको क्या कर देगा, तोड़ देगा ना, ब्रेक कर देगा। और जब तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, आपका ये जो आपका टारगेट सेल है ये क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खराब, मतलब इसको क्या कर देगा, हटा देगा, किल कर देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अपना बाहर निकल जाएगी। और इस तरीके से क्या होता है, आपका जो जेनके सेल होता है ना, जेनके सेल पर जो किलर सेल होता है ये क्या करता है, अपना काम करता है। अगला क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेचुरल किलर सेल। तो ये वाली जो ये सारी सेल के बारे में हम लोग क्या करना है, डिटेल बात करना है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये बेसिक बात अच्छे समझ में आ गया होगा, सुना गया है ना। क्योंकि अब हम लोग जब इसकी डिटेल में बात करेंगे ये सारी चीजें आपको आसानी हो जाएगी। तो फिर एक बात देखिए, ब्लड डिफरेंशिएशन सेल में इसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड पोटेंशियल सेल। देखिए एक ही सेल है, एक ही सेल से इनेट इम्यूनिटी वाला भी बन रहा है और एक ही सेल से क्या हो रहा है, आपका एडाप्टिव वाला भी हो रहा है। मतलब आप देखिए एक ही दोनों काम कर रहा है, इनेट वाला भी काम कर रहा है और एडाप्टिव वाला भी काम कर रहा है। इनेट में क्या हो जाएगा, आपका माइलॉइड क्रिएटर हो जाएगा, इसके इतने सारे पार्ट हो जाएंगे। आप देखिए लिम्फॉइड याद करके रख लीजिए, लिम्फॉइड, लिम्फॉइड क्यों बोलते हैं, अभी हम आपको बात बताऊंगा। माइलॉइड क्यों बोलते हैं इसको हम बात बताएंगे। तो लिम्फॉइड में हमेशा क्या आएगा, आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, कितनी बार मैंने आपको बोला है, कल वाले लेक्चर में हम आपको बता रहे थे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे थे ना। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट याद ही हो जाएगा। बी सेल को या चाहे आप बी सेल बोल दीजिए या फिर आप क्या बोल दीजिए, पी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट आपकी एक सेल होती है, उसी से क्या बनता है आपका बी सेल और क्या बनता है टी सेल बनता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट और क्या बोलते हैं इसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी पूरी कहानी हो गई, समझ में आ गया सबको, लगता है सब समझ क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है।